हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ सतीश चंद्रा की बुक से जो भी हमारा मध्यकालीन इतिहास चल रहा था ना, उसका चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, ये फिर हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो चैप्टर ना देखे हो, इससे पहले 9 चैप्टर और फिर उससे पहले मैंने मुगल काल कराया था 12 से लेकर 21 चैप्टर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख ले, क्योंकि आप डायरेक्ट 10वां चैप्टर देखोगे तो इससे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहले चैप्टर से क्लियर करते हुए आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना देखा हो तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। तो 14वीं सदी से लेकर 1525 तक ये संघर्ष जारी रहा, इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले देखेंगे पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न यहाँ से है, विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह में मोहम्मद तुगलक के उलझे होने के कारण 1338 में दिल्ली से बंगाल अलग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो विभिन्न क्षेत्र थे ना, उनमें मोहम्मद तुगलक उलझा हुआ था, तो इसी कारण बंगाल 1338 में दिल्ली से अलग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 4 साल बाद इलियास खान नाम का एक अमीर लखनौती और सुनार गांव पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 4 साल बाद एक इलियास खान नाम का एक अमीर लखनौती ने सुनार गांव पर कब्जा कर लिया तथा सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान के नाम से गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, इसमें जहाँ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा, आप बस देखते जाइए। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात यही है कि बिल्कुल सिंपल भाषा में, स्ट्रेट एंड सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। उसने पश्चिम में तरहोल से लेकर चंपारण और गोरखपुर तक अंत बनारस पर अपना अधिकार क्षेत्र फैला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने बंगाल की राजधानी पंडुआ पर कब्जा कर लिया और इलियास को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे लिखा हुआ है, इलियास को हराया, ये मैंने पेंसिल से लिखा है। आगे चलते हैं। अंत में मित्रता की एक संधि हुई। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समझौता हो गया, मित्रता की एक संधि हुई, जिसके अनुसार बिहार की कोसी नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा तय मान लिया गया होगा। ऐसा हुआ होगा, बीच में नदी है, तो इन्होंने कहा वो नदी के इधर हम रहेंगे, नदी के उस पार तुम रहना। आगे चलते हैं। सीमा तय कर दिया गया। दिल्ली के साथ उसने दोस्ताना संबंधों के बल पर इलियास कामरूप, इस कामरूप को याद रखना, ये असम का पुराना नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इलियास कामरूप आधुनिक असम पर अधिकार, असम राज्य पर नियंत्रण करने में सफल रहा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। सफल रहा। जब इलियास मरा तो उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा। तब फिरोज तुगलक ने बंगाल को दोबारा हासिल कर लिया। फिरोज तुगलक एक बार फिर उसे फिरोज तुगलक ने दोबारा बंगाल पर हमला किया और फिरोज तुगलक इस हमले में मतलब सफल नहीं हो पाता, असफल हो जाता, वही लिखा है। फिरोज तुगलक एक बार फिर अधिकार पाने में असफल रहा और पीछे हटा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बंगाल को लगभग 200 वर्षों तक भुला दिया गया। फिर उस पर 1538 में ही हमला हुआ, क्योंकि ये असफल हो गया था ना, इसने हमला किया बट ये वहाँ जीत नहीं पाया, तो इसने फिर 200 साल तक ये लोग उधर गए ही नहीं। और क्यों नहीं गए, और फिर उसके बाद 1538 में बंगाल पर हमला हुआ, जब तक मुग़ल दिल्ली में अपनी हुकूमत जमा चुके थे, यानी कि मुग़लों ने आकर हमला किया था। आगे देखते हैं। इलियास खान के वंशज का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान गयासुद्दीन अहमद आजम शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये इलियास खान था ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था आजम शाह। आगे चलते हैं। इस समय चटगांव का बंदरगाह चीन के साथ व्यापार का फलता फूलता बंदरगाह बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये चटगांव बंदरगाह था ना, जो ये चीन के साथ इनका खूब अच्छा व्यापार संबंध चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाई चांस क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये चटगांव आज कहाँ है, तो ये चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है आज। ठीक है फ्रेंड्स, ये चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है आज, करंट की बात की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। बंगाल में सुल्तानों ने अपनी राजधानियाँ पांडुआ और गोंड को शानदार इमारतों से सजाया। ठीक है फ्रेंड्स, जो बंगाल के जो सुल्तान थे ना, उन्होंने अपनी राजधानी पांडुआ और गोंड थी, उनको शानदार इमारतों वगैरह बनवाई होंगी, उससे सजाया। श्री कृष्ण विजय रचयिता सुप्रसिद्ध कवि मालाबार बासु ने सुल्तानों ने संरक्षण दिया और उसे गुणराज खान की उपाधि प्रदान की।
लेकिन अलाउद्दीन हुसैन का प्रशासन बंगाल भाषा के विकास का महत्वपूर्ण काल था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं उस समय उत्तर बंगाल और असम में दो। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर बंगाल और असम में दो परस्पर विरोधी राज्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, दो परस्पर विरोधी राज्य थे। कामता, जिसे उस काल के लेखकों ने कामरूप कहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो कामरूप है ये असम का पुराना नाम है, याद रखना, कई बार पूछा गया है। लेखकों ने कामरूप कहा है, पश्चिम में स्थित था और अहोम राज पूर्व में। उत्तरी बर्मा से आए मंगोल कबीले अहोम ने 13वीं सदी में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और कालांतर में उनका हिंदूकरण हो गया। असम नाम उन्हीं के नाम से व्युत्पन्न था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो ये मंगोल कबीले आए थे ना, इन्होंने ये असम नाम दिया था, जिसे पहले कामरूप कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे 13वीं सदी में एक राज्य बन गया और ये कालांतर में उनका हिंदूकरण हो गया और असम नाम इन्हीं की देन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये नोट में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से नोट है और यहाँ तक लिख दोगे तो अच्छी बात है, वैसे आप देख लेना। आगे देखते हैं। इलियास खान ने कामता पर हमला किया और गुवाहाटी तक चला गया। जो इलियास खान था ना, इसने हमला किया, गुवाहाटी तक चला गया। वह उस क्षेत्र को बस में नहीं रख सका और करातोय नदी को बंगाल की उत्तरी पूर्वी सीमा स्वीकार कर लिया गया। यहाँ भी एक समझौता हुआ होगा। तो जो ये करातोय नदी है ना, इसको बंगाल की उत्तरी पूर्वी सीमा स्वीकार कर लिया गया। वो आगे चलते हैं। अहोमों का समर्थन पाकर अलाउद्दीन हुसैन ने एक हमला किया और कामतापुर नगर, जो आजकल कूच बिहार में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, को नष्ट करके राज्य में नष्ट कर दिया और बंगाल में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो अहोम था ना, इन्होंने अलाउद्दीन का समर्थन पाकर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया और बंगाल में मिला लिया, यानी कि अपने राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं। इस समय पूर्वी ब्रह्मपुत्र वादी में सुहुंगमुंग राज्य था, जिसे अहोम शासक के सबसे महान शासक माना जाता था। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ण नारायण कर दिया। वैष्णव सुधारक शंकरदेव इसी काल के थे और उन्होंने इस क्षेत्र में वैष्णव पंथ का प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, सिंपली लैंग्वेज आती जाएगी। बंगाल पर सल्तनत शासन के दौरान उड़ीसा में गंग शासकों ने सीधा दक्षिण बंगाल की सहायता की और लखनौती में जीतने का प्रयास किया। मैसूर के मैसूर मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क को गंग वंशों ने बनवाया था। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उड़ीसा का पुरी का मंदिर और ये कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था। कई बार ये पूछ लेता कि जो ये पुरी का मंदिर ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और कई बार उड़ीसा ना होता है तो ऑप्शन में भुवनेश्वर होता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जहाँ बताने लायक होगा मैं बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, शासकों ने बनवाया था। 1338 के बाद सुल्तान इलियास ने जाजनगर उड़ीसा पर हमला किया और यहाँ लिखा हुआ है और चिल्का झील तक जा पहुंचा। कुछ साल बाद 1336 में बंगाल की मुहिम से वापस लौटते समय फिरोज तुगलक ने गुजरात पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिरोज तुगलक वापस लौट रहा था बंगाल से, तो इसने रास्ते में देखा होगा, तो इसने भी उड़ीसा पर हमला किया। आगे चलते हैं। हमला किया और बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला या बंद कर दिया और पुरी जगन्नाथ के मंदिर को अपवित्र कर दिया। इन दो हमलों ने गंग वंश की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। कालांतर में गजपति नाम का एक नया राजवंश सामने आया। गजपति शासन उड़ीसा में इतिहास का एक शानदार चरण था। ठीक फ्रेंड्स, गजपति शासकों ने दक्षिण में कर्नाटक की ओर अपने शासन को फैलाने की नीति आरंभ की। जैसा हमने देखा, इसी कारण विजयनगर रेड्डियों और बहमनी सुल्तानों में उनका टकराव हुआ। ये सब पीछे पड़ चुके हैं। आगे देखते हैं। उस समय बंगाल और उड़ीसा की सीमा
सरस्वती नदी थी जो गंगा नदी का काफ़ी पानी खींच लेती थी। इस कारण मिदनापुर ज़िले में एक बड़ा भाग और हुगली ज़िले का कुछ हिस्सा तब उड़ीसा के अंडर आते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं पश्चिमी भारत गुजरात, मालवा और मेवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक के अधीन गुजरात में एक उदार सूबेदार का शासन था। फिरोज तुगलक के अधीन गुजरात में एक उदार सूबेदार का शासक था, वह राजपूत उसकी जगह जफर खान ने ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये फिरोज तुगलक का कोई सूबेदार रहा होगा उस टाइम, उसके अंडर गुजरात था, बट उसकी जगह जफर खान ने ले ली। वह एक राजपूत था और इस्लाम में भी दीक्षित हो गया था, मतलब इस्लाम की भी जानकारी उसे पूरी हो गई थी, पूरा मतलब PhD वगैरह कर ली होगी इस्लाम के बारे में उसने। आगे देखते हैं 1407 में ही जफर खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। जो ये नया बंदा आया ना जफर खान, ये अपनी बात बता रहा है। 1407 में जफर खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। आगे चलते हैं। लेकिन गुजरात का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पोता अहमद शाह प्रथम था। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी राजधानी वह पाटन से हटाकर अहमदाबाद ले गया, जिसकी बुनियाद उसने 1413 में डाली थी। वह एक महान निर्माता था तथा उसने अनेक शानदार महलों, बाजारी, मस्जिद और मदरसों से उसने नगर को सजाया। आगे चलते हैं। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, 3 दरवाज़ा इस काल की वास्तुकला के सुंदर उदाहरण है। आगे चलते हैं। सौराष्ट्र, ये गुजरात में ही है। सौराष्ट्र में उसने गिरनार मजबूत किले को मात देकर हथियाया। फिर उसने मशहूर हिंदू तीर्थ सिद्धपुर पर हमला किया और वहाँ अनेक सुंदर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर भी जजिया लगाया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि गुजरात पर हिंदुओं पर जजिया किसने लगाया था, तो आप बता देंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुजफ्फर शाह ने मालवा के शासक होशंग शाह को हराकर कैद कर लिया, लेकिन मालवा पर नियंत्रण को कठिन पाकर उसने कुछ साल बाद होशंग शाह को रिहा कर दिया और तख्त पर बिठा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये होशंग शाह वगैरह होगा, ये मालवा पर अधिकार कर रहा होगा, तो इसने इसको हरा दिया और कैद कर लिया, लेकिन कुछ साल बाद इसका राजपाट इससे संभल नहीं रहा होगा, तो इसने इनको रिहा करके दोबारा गद्दी पर बिठा दिया। आगे चलते अब देखते हैं महमूद बेगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अहमद शाह के उत्तराधिकारियों ने राज्य के प्रसार को सुदृढ़ता की नीति से आगे जारी रखा। गुजरात का सबसे मशहूर सुल्तान बेगढ़ था। उसने 50 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। उसे इसलिए बेगढ़ कहते थे कि उसने 2 सबसे शक्तिशाली किलों को या गढ़ों पर कब्जा किया था। पहला था सौराष्ट्र में गिरनार, जिसे आज जूनागढ़ कहते हैं, और दक्षिण गुजरात में चंपानेर में। ठीक है फ्रेंड्स, उसने 2 किले जीते थे, इसलिए उसे गढ़ कहते थे, बेगढ़। आगे चलते हैं। सौराष्ट्र प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि सिंध के खिलाफ कार्रवाई के आधार रूप में भी गिरनार के शक्तिशाली गढ़ को संयुक्त समझा जाता था। सुल्तान ने गिरनार की पहाड़ी की तलहटी में एक नया नगर मुस्तफाबाद के नाम से बसाया। इस तरह मुस्तफाबाद गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया। आगे चलकर महमूद ने द्वारका को इस आधार पर नष्ट कर दिया कि वहाँ लुटेरे पनाह लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मुस्तफाबाद था ना, ये गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया था, और जो महमूद था ना, इसने द्वारका को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि ये कह रहा था कि जो आज द्वारका का मंदिर वगैरह है, वहाँ पर लुटेरे या डाकू रहते हैं। जो हमारे मुसलमान भाई मक्का जाते हैं ना, तीर्थयात्री को वही लूटते रहते हैं, इसलिए इसने द्वारका के मंदिर को नष्ट करवा दिया था। सिंपल भाषा में समझा दिया। आगे चलते हैं।
सुल्तान की योजना खानदेश और मालवा को अधीन करने की थी और उसके लिए चंपानेर के किले का अधिकार करना महत्वपूर्ण था। 1454 में चंपानेर का पतन हुआ। चंपानेर के पास महमूद ने मोहम्मदाबाद नाम से एक नगर बसाया। ये मोहम्मदाबाद आजकल यूपी में पड़ता है, फर्रुखाबाद के पास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं महमूद बेगड़ को पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों के आराम के लिए उसने कारवां-सरायों और बटियार खानों का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, जो यात्री वगैरह थे ना, वो जाते आते होंगे व्यापार के लिए, तो उसने यात्रियों के लिए जो आज के टाइम धर्मशाला वगैरह या रिजोर्ट वगैरह कह लो, करंट की बात करें तो वो उनको बनवाने का निर्माण किया ताकि व्यापारियों को थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सकें। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप आज के टाइम मान लो आप कहीं जाते हो घूमने या शिमला वगैरह, तो रास्ते में बहुत सारे धर्मशालाएँ या रिजोर्ट या होटल वगैरह मिलते हैं ना, ताकि बंदा थोड़ा रेस्ट कर ही चले। ठीक है फ्रेंड, वही इसने किया, करवाया होगा उस टाइम। उसका दरबारी कवि उदयराज था जो संस्कृत में काव्य रचना करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मालवा और मेवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के पठार में स्थित था। यह गुजरात और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के मार्गों का नियंत्रण करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 15वीं सदी में मालवा की राजधानी को धाड़ से मांडू लाया गया। आगे देखते हैं। गुजराती वास्तुशैली में के विपरीत मांडू की वास्तुकला शैली में विशालता है और इमारतों के लिए बहुत ऊंचे चबूतरों का निर्माण के कारण विशालता का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की मशहूर इमारतें थीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। होशंगाबाद के अलावा होशंग शाह मालवा के आरंभ शासकों में से एक था। ठीक फ्रेंड्स, होशंग शाह था, ये मालवा के आरंभिक शासकों में से एक था। उसने सहिष्णुता की एक व्यापक नीति अपनाई। उसने राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। मेवाड़ के राजा मोकल के 2 बड़े भाइयों को मालवा में जागीरें दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसने जो मेवाड़ के जो मोकल राजा थे ना, इनके 2 बड़े भाइयों को मालवा की जागीरें दी। इसी काल में ललितपुर मंदिर का निर्माण हुआ। ये निर्माण हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। इसी काल में ललितपुर मंदिर का निर्माण हुआ। होशंग शाह ने जैनियों को संरक्षण दिया जो इस क्षेत्र में प्रमुख सौदागर साहूकार थे। ठीक फ्रेंड, इसने जैनियों को संरक्षण दिया होगा अपने राज्य में, जो उस टाइम प्रमुख व्यापारी और सौदागर थे। आगे चलते तो देखिए फ्रेंड्स, महमूद खिलजी या खलजी, इस बुक में खलजी लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप देख लेना जो भी आपको ठीक लगे। महमूद खिलजी ने जिसे मालवा के शासकों में सबसे शक्तिशाली माना गया, मेवाड़ के राणा कुंभा और पड़ोसी हिंदू राजाओं के साथ टकरावों के दौरान अनेक मंदिर नष्ट किए। आगे चलते हैं। वह अपने लगभग सभी पड़ोसियों से टकराया, गुजरात के सुल्तानों से, गोंडवाना और उड़ीसा के राजाओं से, बहमनी सुल्तानों से और यहाँ तक के दिल्ली के सुल्तानों से भी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते तो देखिए, मेवाड़ के संस्थापक गहलोत वंश के बप्पा रावल को माना जाता है। मेवाड़ का संस्थापक गहलोत वंश के बप्पा को माना जाता है, जो 7वीं सदी में गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिणी भागों में अधिकार जमा बैठा था। चित्तौड़ से गहलोतों ने रतन सेन के समय तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। फिर चित्तौड़ सिसोदियों के हाथों में चला गया, जो गहलोतों के अधीन रह चुके थे। 14वीं शताब्दी की अंतिम और 15वीं शताब्दी की पहली चौथाई में राणा लाखा और मोकल ने मेवाड़ को राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया, किंतु मेवाड़ को एक सिरमौर राज्य बनाने का श्रेय राणा कुंभा को है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ राणा कुंभा आ गया, समझ रहे होगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, दोबारा समझाऊं।
जो है राणा मेवाड़ का संस्थापक गहलोत वंश के बप्पा रावल को माना जाता है, जो 7वीं सदी में गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर मतलब इसने अधिकार जमा लिया था। किसने? बप्पा रावल ने। ठीक है फ्रेंड्स। चित्तौड़ से गहलोतों ने रतन सेन के समय शासन किया, जिसे अलाउद्दीन ने हराया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर चित्तौड़ सिसोदियों के हाथों में चला गया, जो गहलोतों के अधीन रह चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स। 14वीं सदी की अंतिम और 15वीं सदी की पहली चौथाई में राणा लाखा और मोकल ने राजस्थान को शक्तिशाली राज्य बना दिया, किंतु जो राजस्थान जो ये है ना मेवाड़, मतलब इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ होगा राणा कुंभा के काल में, ये लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं राणा कुंभा को। राणा कुंभा अपने पूरे शासन में गुजरात और मालवा से टकराने में ही उलझा रहा। अधिकांश समय राणा को मारवाड़ों के राठौरों से टकराना पड़ा। मारवाड़ का राज्य कुछ समय तक मेवाड़ के अधिकार में था, पर राव जोधा के नेतृत्व में एक सफल संघर्ष के बाद जल्द ही स्वतंत्र हो गया। उसे 1459 में जोधपुर गढ़ की नींव रखी गई। ठीक है फ्रेंड। उसी से 1459 में जोधगढ़ की नींव रखी गई। गुजरात की सेनाओं ने एक बार कुंभलगढ़ पर कब्जा किया। आगे चलते हैं। गुजरात की सेना ने कुंभलगढ़ पर कब्जा किया। आगे देखते हैं। कुंभा विद्वानों को संरक्षण देता था और वह स्वयं भी एक विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकें रची। ठीक है फ्रेंड्स, ये राणा कुंभा की बात हो रही है। राणा कुंभा अनेक विद्वानों को उसने संरक्षण दिया था। वह खुद भी एक विद्वान था। उसने अनेक किताबें या पुस्तकें लिखी। उसने विजय स्तंभ, जिसे उसने चित्तौड़ में बनवाया था। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया था, किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था, ये कहाँ है? तो ये चित्तौड़ में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सिंचाई के लिए उसने झीलें और जलाशय खुदवाए। उसके काल में बने उसके काल में बने मंदिरों का स्तर ऊंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने ऊंची ऊंची इमारतें मंदिर बनाए होंगे। राणा कुंभा के बेटे उदा ने गद्दी पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हालांकि उदा को जल्द ही मतलब गद्दी से हटा दिया गया और अपदस्थ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अपने भाइयों के साथ एक लंबे भ्रतघाती युद्ध के बाद कुंभा का एक पोता राणा सांगा 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये इसका भाई वगैरह बैठ गया होगा गद्दी पे, इसका बेटा, तो फिर इन्हें भाइयों में आपस में लड़ाई हुई है। लिखा है ना भ्रात का मतलब होता है भाई के साथ विश्वासघात करके युद्ध वगैरह किया होगा। उसके बाद राणा सांगा था जो कुंभा का पोता था, ये गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे आप, समझदार तो हुई। 1517 में एक लड़ाई में राणा कुंभा ने महमूद 1517 की लड़ाई में राणा ने महमूद को हराया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो उसे चित्तौड़ ले जाता है। इधर देखते हैं लोधी सुल्तान इब्राहिम ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन खटोली में राणा सांगा के हाथों उसे गहरा धक्का लगा। यानी कि जो ये लोधी था ना, इब्राहिम लोधी, इसने मारवाड़ पर हमला किया होगा, लेकिन जो खटोली था ना राणा सांगा, जो राणा कुंभा का पोता था, उसने इसको हरा दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखेंगे उत्तर पश्चिम में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम में बाहर के जो राज्य थे ना, सरकीस, लोधी, सुल्तान और कश्मीर को देखेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए गंगा की वादी में सबसे पहले स्वतंत्रता का दावा करने वालों में फिरोज तुगलक के दौरान एक प्रमुख कुलीन मलिक सरवर था। मलिक सरवर कुछ समय तक वजीर रहा और फिर उसे मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी का खिताब देकर पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया। इसी कारण उसके उत्तराधिकारी सर्की कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये मलिक सरवर था ना, इसी के जो उत्तराधिकारी वगैरह होंगे वो सर्की वंश कहलाए। आगे चलते हैं। सर्की सुल्तानों ने अपनी राजधानी जौनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे उन्होंने शानदार इमारतें, मस्जिदें और मकबरों से सजाया होगा। आगे चलते हैं। सर्की सल्तनत एक सदी से कम चला और अपने
चरमकाल में यह अलीपुर नहीं अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दरभंगा उत्तरी बिहार तक और उत्तर में नेपाल की सीमाओं से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सरकी वंश के बारे में बताया गया। इनका शासन मतलब 1 सदी यानी कि 100 सालों से कम चला और इनके काल में अलीगढ़ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दरभंगा उत्तरी बिहार, नेपाल की सीमा तक और बुंदेलखंड तक इनका शासन फैला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझिए। अब आगे चलते हैं। कवि और लेखक, विद्वान और संत जौनपुर में जमा होने लगे और अपनी आवाज़ से उसे चमकाने धमकाने लगे। मतलब इन्होंने कवियों को, लेखकों को, विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण दिया होगा और ये कवि विद्वान वगैरह हुए, इनके जो शासनकाल यानी इनके राजपाट में चमक दमक लाने लगे होंगे, बढ़िया काम कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखा है, अपनी आवाज़ से धमकाने लगे। कालांतर में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन यूपी में पता नहीं जितने एग्जाम हुए उतने में यूपी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो इसे जौनपुर को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ आपको बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन यूपी में जितने एग्जाम बने होंगे ना, वो लगभग सब में पूछा गया होगा कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। और कई बार ये पूछ लेते जौनपुर को क्या कहा जाता है, तो पूर्व का सिराज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इस बात को। सुप्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ पद्मावत, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे, वो जौनपुर में ही रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, ये कई बार रचना पूछी गई कि पद्मावत किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता कि ऐसा कौन सा लेखक था जो 1 अंक से काना था, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अंत 1484 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी संतुलन का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहलोल लोदी है जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी, तो इसने सरकी को हरा के और जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। तैमूरी हमले के बाद सैयद वंश एक आया। तैमूरी हमले के बाद सैयद वंश नाम से एक नया वंश दिल्ली में उभरा। पंजाब में अनेक अफगान सरदारों ने अपने को स्थापित कर लिया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लोदी वंश था, जिसे सरहिंद का एकता मिला हुआ था। बहलोल लोदी ने साल्ट रेंज नामक एक पर्वत श्रृंखला में रहने वाले भयानक लड़ाकू कबीलों को, खोखड़ों को, बढ़ती ताकतों को रोका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मालवा के शासक का आक्रमण आसन्न जानकर उसे दिल्ली के सुल्तान ने सहायता के लिए बुलाया और फिर बहलोल लोदी वहीं ठहर गया। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली का सुल्तान जब मरा तो 1451 में दिल्ली का सुल्तान मर जाता है। 1451 में बहलोल लोदी ने औपचारिक रूप से अपने आप को ताज घोषित कर दिया। मतलब इसी ने कहा कि अब मैं ही, जब वो तो दिल्ली का शासक मर गया, अब मैं ही यहाँ का दिल्ली का कर्ता धर्ता हूँ, और इसने ताज ग्रहण कर लिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बहलोल लोदी की मुख्यतः ऊर्जा सरकी सल्तनतों से टकराने में लगी रही। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सरकी वगैरह से टकरा रहा होगा, तो इनकी आधी से ज़्यादा ताकत और आधी से ज़्यादा इनका ध्यान सरकियों पर टिका रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी था। वह गुजरात के महमूद बेगढ़ और राणा सांगा का समकालीन था। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, महमूद बेगढ़ और ये मेवाड़ में जो राणा सांगा था, ये इनके समकालीन होगा, यानी कि इनके साथ काम वगैरह करता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोदी वंश का सबसे मतलब महान शासक था, वो सिकंदर लोदी था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने सिकंदर लोदी की बात हो रही है। उसने न्याय पर जोर दिया। सल्तनत में सभी राजमार्गों को डाकू और राजनों से सुरक्षित बनाया। मतलब उसने न्याय व्यवस्था पर काफ़ी अच्छा काम किया होगा। और जो सल्तनत जो सड़कें वगैरह या रास्ते वगैरह होंगे, उन पर डाकू वगैरह जो भी या जो चोर वगैरह घूमते होंगे, उनका साफ सफाया करवाया। ठीक है फ्रेंड, उनसे मतलब रास्तों को सुरक्षित बनवाया। सभी वस्तुएं प्राय सस्ती थी। उसने अनाजों पर चुंगी समाप्त कर दिया। एक नया गज चलाया, जिसे
गज सिकंदरी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कई बार ये पूछा गया कि गज सिकंदरी किसने चलाया था, तो इसने चलाया था सिकंदर ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में बना है। उसके उसके काल में लगान की जो फिर फेसिरितें तैयार की गई वे बाद में शेरशाह सूरी के फरिश्तों के आधार बनी। ठीक है फ्रेंड, जो मतलब इसने जो रूल वगैरह बनाया होगा, तो ये जो शेरशाह था इसको भी अच्छा लगा होगा, तो इसने भी इसी रूल को फॉलो किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिकंदर सिकंदर लोदी एक रूढ़िवादी सुल्तान माना जाता था, बल्कि धर्मार्थ भी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब धार्मिक वगैरह भी होगा। उसने मुसलमानों के उन रीति रिवाजों का पालन करने से सख्ती से मना कर दिया जो शरीयत के खिलाफ थे। मतलब मुस्लिम जो क्या कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो भी रूल वगैरह फॉलो नहीं हुए होंगे ना, तो उन्होंने उनका पालन करने से मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये शरीयत इस्लाम को ही कहते हैं। इस्लाम की जो मान लो कोई किताब वगैरह होगी, तो उसमें जो रूल वगैरह फॉलो नहीं किए होंगे मतलब कठिनाई से, तो उनको इन्होंने फॉलो करने से मना कर दिया कि ये भाई इस्लाम के खिलाफ है, आपको ऐसे रूल फॉलो नहीं करने। ठीक है फ्रेंड, ऐसा काम नहीं करना जो इस्लाम के खिलाफ हो। ठीक है फ्रेंड, उसने हिंदू को फिर से जजिया लगाया। ठीक है फ्रेंड, उसने हिंदू को फिर से जजिया लगाया। उसने अपने अभियानों के दौरान कुछ सुप्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट करा दिया, जैसे नागरकोट का मंदिर को। ठीक है फ्रेंड्स, इसने हिंदुओं पर जजिया लगाया था और उसने अपने प्रसिद्ध अभियानों में जो नागरकोट का मंदिर है इसे नष्ट करवा दिया था, याद रखें। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। सुल्तान के प्रयासों से संस्कृत में अनेक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया। सिकंदर लोदी था ना, उसके प्रयासों से संस्कृत जो ग्रंथ थे उनको फारसी में चेंज करवाया, यानी बदलवाया। उसके काल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने फारसी सीखी और विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई। इसके काल में जो हिंदू वगैरह होंगे उन्होंने फारसी लैंग्वेज सीखी होगी और विभिन्न जो पोस्ट दी होंगी इसने अपने राज्य में। ठीक है, विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए। धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर सिकंदर लोदी ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाने के लिए एक स्थान चुना। इस नगर का मकसद पूर्वी राजस्थान तथा मालवा गुजरात के रास्ते नियंत्रण करना था। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिकंदर लोदी था इसने आगरा नगर बसाने के लिए एक जगह चुनी होगी, और इस नगर को बसाने का मतलब था राजस्थान और मालवा और गुजरात के रास्ते पर देख रेख करना। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी नज़र रखना। कालांतर में आगरा एक बड़ा नगर और लोदियों की दूसरी राजधानी बना। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूँ, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कश्मीर को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कश्मीर का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो देखते हैं। उस काल में, ठीक फ्रेंड्स, उस काल में कश्मीर शैव मत का केंद्र था। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सही दिखाई दे रहा होगा या मेरी आंखें थोड़ी धुंधली सी होगी कैमरे में देख देख के, मुझे तो थोड़ा लाइट लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आगे। उस काल में कश्मीर शैव मत का केंद्र था, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में कश्मीर में हिंदू शासन की स्थापना के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 14वीं शताब्दी में कश्मीर में हिंदू शासन की समाप्ति के बाद स्थिति बदल गई। ठीक है फ्रेंड, जो ये कश्मीर था ना, ये शैव मत का केंद्र था, लेकिन 14वीं शताब्दी में जो ये हिंदू शासन यहाँ से समाप्ति होगी उसके बाद इसकी स्थिति बदल गई। मंगोल नेता दलूचा का 1325 में कश्मीर में एक भयानक हमला आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये मंगोल नेता था ना दलूचा, इसने 1325 में कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब सही दिखाई देगा फ्रेंड। ठीक है, एक और उल्लेखनीय विकास क्रम ऐसे ही सूफी संतों का उदय था जिनको ऋषि कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके व्यक्तिगत में हिंदू धर्म और इस्लाम की कुछ विशेषताओं का समन्वय था। जो ये नया राजवंश था ना, सूफी संतों का उदय हुआ था जिनको ऋषि कहते थे, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब धर्मों की मिक्सचर था। ठीक है फ्रेंड, दोनों धर्मों की कुछ विशेषताएं समन्वय थी। सूफियों के उपदेशों और अंशतः बल प्रयोग के कारण निम्न वर्गों की जनता ने पूरी तरह इस्लाम को अपना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो सूफी वगैरह उपदेश देते होंगे इनसे मतलब लोगों के मन में अच्छी विचारधारा आई होगी, तो इन्होंने मतलब इस्लाम को अपना लिया। इस प्रकार
इस प्रक्रिया को सिकंदर शाह के काल में ब्राह्मणों का निर्मम दमन ने पूरा किया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये क्या कहते हैं सिकंदर शाह ना, इसने जो ब्राह्मणों का निर्मम दमन ने पूरा कर दिया। जो ब्राह्मण वगैरह थे ना, जो शिक्षा वगैरह देते होंगे, तो इन्होंने ब्राह्मणों को पूरा दबा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि लोग इसको क्या कहते हैं इस्लाम धर्म को अपना सकें। ये लिखा है ना, इस प्रक्रिया को सिकंदर शाह के काल में ब्राह्मणों के निर्मम दमन ने पूरा किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये ब्राह्मण वगैरह थे ना, ये हिंदुओं को मंदिरों में पढ़ाते होंगे, और ये सूफी संत है ना, ये मुसलमान वगैरह ये मुसलमानों को पढ़ाते थे। तब इसने सोचा कि जो सूफी संत है ना, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को मतलब पूरी तरह इस्लाम में जो लोग थे ना, उन्होंने पूरी तरह इस्लाम को अपना लिया था। लेकिन जो ये था ना ब्राह्मण, ये हमारे हिंदुओं को शिक्षा वगैरह देते होंगे, तो इस सिकंदर शाह ने ब्राह्मणों का ही पूरा दमन कर दिया, इनको मतलब ख़त्म कर दिया होगा, ताकि ये ज़्यादा हिंदुओं को पढ़ा ना सके और लोग सूफी बात सुनकर हमारे इस्लाम को अपना सकें। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मेन बंदा ये है जो ये अब आता है यहाँ से, जैनुअल आबदीन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं ये जैनुअल आबदीन बहुत ही अच्छा था, इसका मतलब द्वितीय अकबर कहा जाता है। देखते हैं ये बहुत अच्छे अच्छे काम करता है कश्मीर में। जैनुअल आबदीन ने 70 होने के बाद स्थिति बदल गई। ठीक फ्रेंड, जिसे कश्मीर का सबसे महान मुस्लिम शासक कहा जाता है, उसने सिकंदर शाह के सभी आदेशों को रद्द कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ऊपर सिकंदर शाह था ना, ये अभी पढ़ा है यहाँ, ये देखो, इसने जो भी और रूल वगैरह ऑर्डर वगैरह जारी किए होंगे, इसने सबको आके मतलब निरस्त कर दिया, देखो रद्द कर दिया। उसने भागे हुए सभी गैर मुसलमानों को समझा बुझाकर, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने आते ही ना मतलब सारे मतलब ऑर्डर वगैरह उसके रद्द कर दिए। जो भी मुसलमान वगैरह थोड़े बहुत दुखी होंगे, जो कश्मीर से भाग गए होंगे, तो उनको समझा बुझाकर कश्मीर में वापस ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मंदिरों को फिर से बहाल किए गए, जो मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे हमारे मंदिर हिंदुओं के, तो कश्मीर में फिर से बहाल किए गए। 100 साल से अधिक समय के बाद अबुल फजल ने लिखा है कि कश्मीर में 150 शानदार मंदिर थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने ये आया हुआ, इसने मंदिर वगैरह बनवाए हैं। तो यहाँ जो अबुल फजल ने लिखा था कि कश्मीर में 150 शानदार मंदिर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कार्य देखते हैं। जैनुल आबदीन ने दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापक सहिष्णुता की नीति जारी रखी। उसने जजिया और गो वध समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। देखो, ये जैनुल आबदीन था ना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदुओं पर कश्मीर में जजिया कर किसने हटाया था? जैनुल आबदीन ने हटाया था, इसीलिए इसको द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कश्मीर में गाय की हत्या पर रोक किसने लगाई थी? जैनुल आबदीन ने लगाई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये लिखा है, देखो, उसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया और हिंदुओं पर सती प्रबंध भी हटा दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए इसे बहुत अच्छा शासक मानते हैं। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कहने पर अनेक संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया, जैसे महाभारत, कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास जिसमें कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी में तत्कालीन काल का इतिहास से भी जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राजतरंगिणी में तत्कालीन काल का इतिहास भी जोड़ा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राजतरंगिणी किसकी है, तो कल्हड़ की है। ठीक है फ्रेंड, कल्हड़ इसके लेखक थे। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास है। ठीक है फ्रेंड, कई बार PCS में भी पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड, और जो अदर एग्जाम है उनमें तो घुमाकर एग्जामिनर पूछता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा डिटेल में। अब चलते हैं आगे, तो ये चैप्टर का लास्ट पैरा है, देखते हैं। उसने कागज़ बनाने और जिल्दबंदी कलाएं सीखने के लिए 2 व्यक्ति समरकंद भेजे। ठीक फ्रेंड्स, उसने कश्मीर में अनेक शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर की कटाई, पॉलिश, बोतल बनाना, स्वर्णकारी आदि। उसने शाल बनाने की कला को प्रोत्साहन दिया, जो कश्मीर में आज भी प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है, जिसके
लिए कश्मीर आज भी प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कश्मीर की शोलें वगैरह। कश्मीर में तफंग एक तरह की बंदूक, मस्केट और आतिशबाजी की कला का भी विकास हुआ। ठीक फ्रेंड, ये सब इसके काल में हुआ है। आगे देखते हैं। वह एक उत्साही निर्माता था और इंजीनियरिंग में उसका सबसे बड़ा कारनामा जॉन लंका था। ठीक फ्रेंड, बैबुलर झील के बीच एक कृत्रिम द्वीप पर था जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद बनवाई थी। ठीक फ्रेंड, इसे इंजीनियरिंग वगैरह का भी ज्ञान होगा और इसने एक जैन लंका नाम से एक वो बनवाया था। जो वूलर झील है ना, उसमें कृत्रिम द्वीप था। ठीक फ्रेंड, जो कृत्रिम द्वीप था ना उसका नाम होगा जैन लंका। तो इसने कृत्रिम द्वीप बनवाया था वूलर झील के बीच में, और जिस पर उसका अपना महल और एक मस्जिद बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट लाइन है हमारे इस चैप्टर की। जैनुल आबदीन को कश्मीरी आज भी बड़शाह या महान सुल्तान बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कहते हैं या बताते हैं, देख लो। जैनुल आबदीन को कश्मीरी आज भी बड़शाह या महान शासक कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसने अच्छे कार्य किए होंगे, इसीलिए कहता हूँ अच्छे काम करो ताकि लोग आपके मरने के बाद भी आपको याद रखें। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10वां। तो मिलते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 रह जाएगा, वो रह जाएगा 11वां चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 12 से स्टार्ट किया था, मुगल काल से स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक। फिर उसके बाद हमने 21 चैप्टर कंप्लीट किए, फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक। तो इस 11 की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 10 तक हमारे हो गए हैं, और 11वां चैप्टर आई थिंक कल संडे है, कल आपको मिल जाएगा हर हालत में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ही हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ये बुक कंप्लीट होगी ना, तो बुक कंप्लीट होते ही मैं आपको इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह जो मैंने पढ़ाए हैं डिटेल में, उनकी पिक या वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, मतलब 5 7 7 7 मिनट की वीडियो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी ताकि आपको पकड़ इस किताब पर बनी रहे, रिवीजन होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुगल काल वगैरह है, ये पुस्तक कंप्लीट होते ही ना, इस मुगल जो मध्यकालीन बुक की ये कंप्लीट होते ही मैं आपको शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म वगैरह थी ना, जैसे कि मैं पीछे 1 2 टर्म को अगर उठाऊँ तो वजीर क्या था, वजीर सैन्य विभाग था। और ये पोजल भूमि किसको कहते थे, तो जो भूमि जिस पर खेती की जाती थी ना, उसे पोजल कहते थे। चांचल भूमि किसे कहते थे, जिस पे 1 2 साल में खेती की जाती होगी, उसे चांचल। और बंजर, जिस पे 5 7 साल से कोई खेती ना की गई। तो जैसी मोस्ट टर्म है ना, जो एग्जाम में पीसीएस में पूछी गई हैं या पूछी जाती आ रही हैं, तो ऐसी ऐसी मतलब मोस्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँगा इसी बुक से। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये बुक कंप्लीट होगी, आपको इस बुक की टेस्ट सीरीज के रूप में शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू करूँगा मैं, ताकि आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ। और 11 चैप्टर होते ही ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं रिवीजन करवाऊँगा आपको धीरे धीरे, और हो सकता है कि मैं आपको ना इस पूरी बुक का निचोड़ दे दूँ, 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर दूँ इस बुक से। ठीक है फ्रेंड, मतलब इस पूरी बुक का मतलब जो भी निचोड़ है ना, उनको 100 क्वेश्चन के अंदर एक वीडियो बनाऊँ और आपको प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी वीडियो आएंगी शॉर्ट में। ठीक फ्रेंड, जो अकबर वगैरह जो है, अकबर हुआ और ये शाहजहाँ, बाबर वगैरह, इनकी जो मोस्ट जो इन्होंने काम किए थे ना, उनके वही मैं उन्हीं को लेके आऊँगा वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पूरी बीट चैप्टर का, इस पूरी बुक का निचोड़ दे दूँगा आपको 100 क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।